अब हम प्रश्नावली के अगले प्रश्न को देख लेते हैं जहां से हमने छोड़ दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 3 से हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि n1 और n2 दो समपूर्णांक है तथा k1 और k2 कोई दो पूर्णांक है, तब इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हल करके हमें बताना है कि इनके मान क्या है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, k1 और k2 के रूप में हमें लिखना है n1। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझना कि n1 क्या है, समपूर्णांक संख्या है, ठीक है। n1 और n2 समपूर्णांक संख्या, और समपूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, कोई संख्या सम तभी होगा जब उसका मान 2, 4, 6, 8 यही इनमें से कोई मान रहेगा। तो सम संख्या होने का अगर वो सम संख्या है तो उसके सबसे पहली सम संख्या क्या है, 2। तो n2 का मान या n1 का मान दोनों को एक ही रख लेते हैं। n1 बराबर 2 ही होगा और n2 बराबर 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पहली संख्या है। अब क्या कह रहा है, k1। तो k1 क्या है, क्या पूर्णांक संख्या? तो k1 पूर्णांक संख्या है, सम नहीं है, ठीक है, याद रखना पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। एक से शुरू होता है तो उसकी पहली संख्या क्या है, एक है। तो k1 बराबर 1 और k2 बराबर 1। जैसे हमने दोनों के मानों को क्या कर लिए, बराबर बराबर यहाँ पे रख लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इनके मानों को निकालना है। तो भाई n1 का मान 2 होता है और ये k1 का मान 1, या तो k1 ही बस बोलो इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखो ये दोनों संख्या का आप गुणा कर दो, तो n1 बराबर 2 गुणा k1 और n2 बराबर 2 गुणा k2। तो निकल गया n1 बराबर 2k1 और n2 बराबर 2k2। तो देखो k1 और k2 का मान आ गया, k1 और k2 का मान, या n1 का मान कहो या k1 या k2 का मान कहो। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एक का आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही हमें बस इसमें निकालना था। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे अब लिख लेते हैं प्रश्नों को, गुणा n1 n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए, ठीक है। n1 और n2, k1 और k2 के रूप में हमें n1 और n2 को लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो गुणा बोल रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा कर लेना है। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लो, n1 गुणा n2, ठीक है, इस तरह से। और क्या है, k1 और k2, तो यहाँ पे करो k1। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने n1 का मान किया है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा ही इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। n1 और n2, ठीक है, n1 और n2 को गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास n1 का मान क्या है, n1 का मान आया है 2k1 और n2 का मान आया है 2k2। तो इसी के साथ हमें इसके मान को यहाँ पे रखेंगे, तो रख दो। तो n1 की जगह में क्या आ गया, 2k1 और n2 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2k2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, 2 2 है, तो 2 2 को गुणा कर दो, तो गुणा होके कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब इसको कोष्टक के अंदर में लिखना चाहो तो कोष्टक के अंदर में लिख लो इस तरह से, और ये हो गया k1 गुणा k2। तो ये आ गया आपका दूसरे का आंसर, ठीक, समझ में आया। ये कहाँ से आया, देखो n1 का मान ये था, हमने यहाँ पे रख लिया इसके स्थान पे, यहाँ पे 2k1 हो गया और n2 का जो मान था वो 2k2 हो गया, ठीक, समझ में आया। उसके बाद ये हल होके ये इसका आंसर निकला। अब इसमें तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, अब n1 प्लस n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। हमें k1 और k2 के रूप में हमें इसको भी लिखना है। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो हमें क्या करना है, बस वहाँ पे रखते जाना है मान को। तो n1 प्लस n2,
अब आपको क्या करना है, n1 का मान आपको पता है, n1 का मान कितना है, n1 का मान है 2k1 और n2 का मान कितना है 2k2। ठीक, n1 का मान इतना है और n1 का मान इतना है और n2 का मान इतना है। इन दोनों को अब आगे हल कर लो तो देखो दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुणा के रूप में नहीं है, यहाँ पे किस रूप में है, प्लस के रूप में है, धन के रूप में। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, दोनों समान समान राशि है। तो यहाँ पे क्या होगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। उभयनिष्ठ राशि समान होने पर उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये हो गया उभयनिष्ठ निकल गया, 2 का 2 ही निकलेगा जो समान है इसलिए। अब ये बाकी जो होगा वो कोष्टक में लिखाएगा जो बचा हुआ है। तो k1 प्लस k2 बस बचा हुआ है। तो ये आ गया आपका इसका तीसरा का आंसर। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, n1 गुणा n2 सम संख्या है या विषम संख्या। और है तो है क्यों, तो क्यों भी हमें बताना है। ठीक है, कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे n1 और n2 लिखा हो तो यहाँ पे n1 गुणित n2 मान रख दो, जो हमने पहले निकाला था वही मान यहाँ पे भी निकलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका मान होता है 2k1 गुणित 2k2 हो गया। दोनों का मान सेम सेम आ रहा है, 2k1 और 2k2 आ रहा है। अब इसको और थोड़ा सा आगे हल करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 4k1 2k2 इतना आ गया। अगर हम यहाँ पे k1 बराबर, अगर देखो k1 बराबर k2 रखें तो क्या होगा, तो k1 बराबर k2 रहेगा। तो जहाँ पे k1 रहेगा वहाँ पे हम k2 लिख सकते हैं या k2 के स्थान पे k1 लिख सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो मान है यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और ये हो गया, ये k1 हो गया। या फिर ऐसा करो k1 बराबर k2 बराबर k। ठीक है, चाहे k1 रहे चाहे k2 रहे, दोनों के स्थान पर हमें k ही रखना है। ठीक है, ऐसा रहता है, इसका मतलब यही होता है ना कि k1 बराबर k2 बराबर k, मतलब जहाँ पे k आएगा, देखो इसको इस तरह समझो, जहाँ पे k1 रहेगा उसके स्थान पे k रखना है और जहाँ पे k2 रहेगा उसके स्थान पे भी k रखना है। तो रख दो, तो देखो k1 के जगह हम k आ गया और k2 के स्थान पर भी k आ गया। तो ये हुआ कितना टोटल, तो ये हो गया 4k2 का वर्ग, ये हो गया 4k2 का वर्ग। अगर इसको हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, हाफ करेंगे तो 2k होगा, अगर आधा कर दिए तो। ठीक है, तो ये आधा हो गया तो 2k आ गया और ये इसका आंसर आ गया। तो देखो ये क्या हो रहा है, सम है कि विषम है, तो ये सम ही प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सम संख्या। ठीक है, तो ये सम प्राप्त हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पांचवा जो प्रश्न है वो है n1 प्लस, देखो वही जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, n1 प्लस n2। चलो ठीक है, इसको मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और इसके अभी हमने बनाया है। पांचवा प्रश्न पढ़ बस लेते हैं, n1 प्लस n2 सम संख्या है या विषम संख्या क्यों। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसे ही करना, प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर को इसमें लिख देना और ये प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर यही होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण है जहां a b c बिलोंग टू r और a नॉट इक्वल 0, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघाती समीकरण हो सकते हैं और कारण लिखिए। तो इनमें से पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लेते हैं, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। हमें क्या बताना है, हमें सिर्फ इसमें इतना बताना है कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये द्विघाती समीकरण है, तो आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ आपको जानना है। तो आप कोई भी जैसे इस तरह से समीकरण रहेगा, इसमें आप क्या करना कि इसमें जो x के जो मान है उसको बस आपको देखना है और x के मान में आपको क्या देखना है, x के मान में आपको घात को देखना है। तो देखो यहाँ पे घात कितने, 2 घात, तो 2 घात है मतलब ये द्विघाती समीकरण है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यह जो समीकरण है वह द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है। इसके बाद दूसरा देखो, इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है
बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या ये द्विघातीय समीकरण है? तो एक्स के घात में देखो दो घात है कि नहीं, नहीं है, तो सीधी बात है यहाँ पे द्विघातीय समीकरण नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखें, इसमें तीसरा प्रश्न क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ये क्या द्विघातीय समीकरण? देखो एक्स के घात में 2 है, मतलब हाँ ये द्विघातीय समीकरण है। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर बराबर 0, क्या ये द्विघातीय समीकरण है? तो ये भी द्विघातीय समीकरण है, तो यहाँ पे भी लिखो हाँ, क्यों है? क्योंकि एक एक्स के घात में 2 ऊपर में लगा हुआ है। फिर पांचवा देखो, बी एक्स बराबर 0, क्या ये द्विघातीय समीकरण है? तो नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स के घात 1 है, एक्स के घात 2 होगा तभी ये द्विघातीय समीकरण होगा। ठीक, समझ में आ गया? जिसके घात 2 होते हैं उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो देखो एक्स के घात में देखो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 है, मतलब ये द्विघातीय समीकरण है। तो इस तरह से द्विघातीय समीकरण को बनाते हैं। तो मैंने द्विघातीय समीकरण को बना दिया। अब हमें कारण बताना है, तो कारण क्या बताओगे? तो यहाँ पे लिखना चाहो तो कारण में लिख सकते हो, ऐसे लिखना ही पड़ेगा। कारण है कि द्विघातीय समीकरण में प्रथम पद चर का वर्ग है। देखो तो प्रथम पद है सभी, देखो, और सभी में क्या है? चर का वर्ग है। तो अगर चर के वर्ग है तो वो क्या है? द्विघातीय समीकरण है। तथा यहाँ पे और थोड़ा सा लिखिए, तथा ए नॉट इक्वल 0 है। ठीक, समझ में आ गया? मतलब ए का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे परिमेय संख्या q की परिभाषा है, तो q बराबर p अपान q, जहां फॉर ऑल p q बिलोंग टू i और q नॉट इक्वल 0 है। तो इनमें से पहला जो प्रश्न है वो है परिमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला प्रश्न, परिमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए। तो हमें परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है, या उत्तर लिखो, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहते हैं, तो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। तो भाई वो कैसी संख्या होगा जिसे p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, ENG एग्जाम्पल में समझो कि 1/7, 2/7, 5/2, फिर 0/6, 5/0। तो अब यहाँ पे देखो कौन सी संख्या यहाँ पे परिमेय संख्या और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखो 1/7 ये परिमेय संख्या है, 2/7 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, 0/6 परिमेय संख्या नहीं है, और 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। अब जो नहीं है वो क्यों नहीं है, और जो है वो क्यों परिमेय संख्या है? तो अगर हम इनको भाग दें तो इनका मान दशमलव में आएगा, लेकिन 0 कभी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से देखो इसको भी हम लोग भाग दें तो इसका मान भी दशमलव आएगा, 0 प्राप्त नहीं होगा। इसका भी भाग दें तो 0 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। अगर इसके साथ इसको भी 0, इसको भी हल करेंगे, इसका मान भी 0 आ रहा है। तो जिसका मान हल होने पर 0 प्राप्त हो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया कि ये तीनों परिमेय संख्या है, पर ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है। अगर इस तरह से जिसका भी मान 0 प्राप्त होगा उसका वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं दूसरा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है
क्या 6/0 परिमेय संख्या? देखो अभी बात हुआ था हमारा, चलो लिख लेते हैं पहले प्रश्न। क्या 6/0 परिमेय संख्या है? आपको अब समझ में आ गया है कि नहीं? तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नहीं। क्यों नहीं है? इसके बारे में भी 0 पता चल गया कि इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, भाग देने पर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या है? क्या 81/1 परिमेय संख्या है? परिभाषा के आधार पर कारण बताइए। तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो भाग दे के देखो, तो देखो भाग देते हैं 1 से 81 को, तो 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ हाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, कारण भी बताया ना, तो क्योंकि भाग देने पर 0 मतलब 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं अब। प्रश्न क्रमांक 14 है, यदि b+9/a-5 एक परिमेय व्यंजक है जहां a b बिलोंग टू n प्राकृतिक संख्या है, तो a का कौन सा मान यहाँ मान्य नहीं है और क्यों? तो यहाँ पे देखो, नीचे में देखते हैं, नीचे वाले मान क्या है, a/a-5 है। a-5 बराबर 0, इसको हल करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा a, और 5 का मान a का मान कहाँ पे, जो 5 है वो कहाँ पे चला जाएगा, पक्षांतर होके इस पार, तो ये आ गया a बराबर 5। तो a का मान 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे है मान रख के देखो, तो देखो b+9 और a का मान कितना प्राप्त हो, 5, और नीचे में भी क्या है, -5 है। हल किए तो कितना हो गया, b+9 और 5 5 होके 0 हो गया। तो क्या परिमेय संख्या में किसी मान को अगर 0 से भाग दें तो ये क्या परिमेय संख्या बनेगा? नहीं। इसीलिए a बराबर a-5 नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा। अगर a-5 अगर 0 हो रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब a बराबर 5 मान्य नहीं है, सॉरी मान्य नहीं है, ठीक। समझ में आ गया? तो a-5 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। अगर a-5 अगर 0, ठीक है, a-5 अगर 0 है तो ये मान्य नहीं है। तो ये होगा इसका अगला प्रश्न। और प्रश्न क्रमांक 5 को आप इसी तरह से सेम बना के देखना, जैसा ये प्रश्न क्रमांक ये चौथा बना है वैसे ही प्रश्न क्रमांक 5 बनेंगे। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया।